Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. अभी तक के हम लोग चैप्टर नंबर 6 को जैसे कि कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज इन क्लास 10 सेफ्टी इन स्पोर्ट्स. हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो चलिए आइए शुरू करते हैं द टॉपिक ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. देखिए भाई, अभी तक के हम लोगों ने जो पढ़ रखा था वो था टॉपिक हमारा शिन स्प्लिंट्स का. अब इसके बाद आते हैं दैट इज स्ट्रेस फ्रैक्चर. नॉर्मली फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी हम लोग डायग्रामेटिकली भी समझेंगे और थ्योरेटिकली भी समझते हैं. व्हेन देयर इज अ स्मॉल क्रैक और अ सीवियर ब्रूजिंग विद इन अ बोन, हालांकि फ्रैक्चर नहीं हो रहा लेकिन आपको उस जगह पर एक पर्टिकुलर स्लॉट पर दर्द हो रहा है, राइट? तो ये हमारे लिए कहलाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर. स्ट्रेस मेनली हमारे ओवर यूज ऑफ बोन की वजह से होगा. हालांकि बोन में बहुत माइनर सा इंटरनल डैमेज आएगा, लेकिन वो आपको कंप्लीट एक्सरे से ही समझ में आएगा. हम जनरली अगर देखेंगे तो वो नहीं विजिबल होगा कि बोन क्रैक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन कंप्लीट माइन्यूट जो एक्सरेज होते हैं उनसे समझ में आएगा कि हमारे ये स्ट्रेस फ्रैक्चर की प्रॉब्लम है या नहीं. तो फॉर दिस, अनलाइक अ टिपिकल फ्रैक्चर, इट इज कॉज्ड बाय अ सिंगुलर ट्रॉमेटिक इवेंट एंड इट इज कॉज्ड बाय ओवरयूज एंड रिपीटेटिव एक्टिविटी. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बेटा जब हमारा कोई भी एक बोन स्पेसिफिकली या कुछ कंप्लीट बोन्स हमारी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट पे काम करती हैं, खेल खेलते हैं, तो उसमें ओवर यूज की वजह से, बोन डेंसिटी की वीकनेस होने की वजह से या रिपीटेटिव एक्टिविटीज होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर. होता कब है? It occurs when muscle becomes too fatigued to absorb the shock of the repetitive impact. That is also transferred directly to the bone, which develop a microscopic cracks, and that microscopic cracks is termed as stress fracture. Stress का नाम ही हो गया क्या कि जब कोई प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, यूजेज ज्यादा है किसी भी बोन पर, तब अगर फ्रैक्चर होगा तो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाएगा. ठीक है. इसके बाद इसमें समझें कि हमारी लोकेशंस कौन सी हैं, मतलब मेजर एरियाज क्या हैं जहाँ प्रॉब्लम आती है. वो है टिबिया यानी कि फ्रंटल शिन बोन, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, नेविकुलर दैट इज कैल्सिनस बोन जो कि हमारी हील पे है, एंड समटाइम्स द फीमर. हालांकि फीमर पे बहुत कम होता है बिकॉज जो हमारी मसल है क्वाड्राइसेप्स और हैमस्ट्रिंग वो अच्छी खासी डेवलप होती है फीमर बोन के ऊपर, लेकिन शुन बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा मसल डेवलप नहीं है, तो उस पर प्रेशर और स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है. एंड ड्यू टू दैट ओवर यूज द फ्रैक्चर में अगर दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर. ठीक है. अब इनके सिम्टम्स कैसे हैं? बहुत आपको पेन होगा, आप लोड नहीं उठा पाओगे, रात को सोते टाइम जब आप बेड पे जाओगे या बेड से उठोगे, पैर जमीन पर रखोगे तो आपको पेन होगा, और कभी कभी इसमें स्वेलिंग भी आ जाएगी या रेडनेस भी आएगी. हालांकि स्वेलिंग और रेडनेस मोस्टली सारी इंजरीज में कॉमन होती हैं, जितनी भी फिजिकल इंजरीज हैं, लेकिन एक पॉइंट इसमें ये जरूर लिख दीजिएगा कि हमें नाइट पेन बहुत होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लीप और व्हेन यू आर वेकिंग अप फ्रॉम द बेड. ठीक है, इतना मार्क कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से. नेक्स्ट आते हैं दैट इज अ फ्रैक्चर. ये फ्रैक्चर हमारा मेनली मेन फ्रैक्चर होता है, और ये मेन फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि जब आपकी बोन किसी एक्सीडेंट की वजह से, सडन यानी कि एक्यूट फॉलन ऑन द हार्ड सर्फेसिस की वजह से, या किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हिट करने की वजह से आपकी बोन ब्रेक हो जाए, देन दिस इज टर्म्ड एज अ फ्रैक्चर, राइट? तो ब्रेकिंग ऑफ अ बोन सिंपली टर्म्ड एज व्हाट? इट इज सिंपली टर्म्ड एज अ फ्रैक्चर. अब ये फ्रैक्चर कहीं भी फिजिकल स्पोर्ट पे हो सकता है. जनरली कौन कौन से स्पोर्ट है? वो हमारा साइकिलिंग, राइट, एथलेटिक ट्रैक पे आप गिरे, हो सकता है बोन ब्रेक हो जाए, स्केटिंग, आइस स्केटिंग, हॉकी, फुटबॉल,
क्रिकेट, कैच ले रहे हैं, कैच लेते टाइम बॉल पड़ जाए हाथ पे, इम्प्रॉपर कैच हो तो बॉल ब्रेक हो सकती है, एंड देयर आर मेनी स्पोर्ट्स इन विच द फ्रैक्चर में हैपन। तो अब ये फ्रैक्चर बेसिकली क्या है, दैट इट इज अ ब्रेक इन द बोन ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स और स्ट्रेस। किसी डायरेक्ट हिटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, बट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। तो अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें आता है दैट इज सिंपल फ्रैक्चर, जिसको हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। इट डज नॉट पियर्स द स्किन बट इट ब्रेक्स, टूट जाना समझो। ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड का मतलब हो गया दो चीजों से मिलकर के, वो क्या है, बोन ब्रेक्स थ्रू द स्किन एंड इंक्रीजिंग द इंफेक्शन रिस्क। ठीक, थर्ड है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, रिपीटेटिव मोशन की वजह से या ओवर यूजेज की वजह से। नेक्स्ट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर वेयर इनकम्प्लीट ब्रेक वेयर द बोन बेंड्स। हालांकि ये जो बोन बेंडिंग का प्रोसीजर होता है ये ज्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट, दैट इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या है, दैट बोन शैटर्स इनटू मल्टीपल पीसेस। कम्युनेटेड कि हमारी जो बोन है वो कई ज्यादा टुकड़ों में क्या होगी, टूट जाएगी, देन दिस इज टर्म्ड एज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या है, व्हेन द बोन ब्रेक्स इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक आपकी सिंपल ये बोन है और इस पे कुछ इस तरीके से लाइन आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ऑब्लिक फ्रैक्चर, डायगोनल ब्रेक, ये वाला ऑब्लिक है और ट्रांसवर्सल मतलब एक सीधा। देन स्पाइरल फ्रैक्चर, जब बोन कभी कभी हमारी ट्विस्ट हो जाती है किसी एक्सीडेंटल केसेस में, सपोज बाइक रेस है, कार रेस है, साइकिल रेस है, डाइविंग है, इन सब जगहों पर हमारी जब बोन कभी किसी एक जगह पर फंस के या रोल होने की वजह से हमारी बोन रोल हो और हमारी बॉडी का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट हो जाए, तब उस सिचुएशन में जो बोन ब्रेक होती है दिस इज कॉल्ड एज ए स्पाइरल फ्रैक्चर। इसके बाद आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब आपकी बोन टूटती है बेटा तो एक दूसरी बोन में जाकर के वो इंसर्ट हो जाती है, राइट। जो बोन मैरो है हो सकता है उसमें इंसर्ट हो जाए या किसी दूसरी बोन में टूट करके इंसर्ट होने लगे। दिस टाइप ऑफ अ फ्रैक्चर इज टर्म्ड एज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन फ्रैक्चर, वेयर बोन इज पुल्ड अवे बाय अ टेंडन और अ लिगामेंट। बोन जो है वो टूट के बाहर आने लगती है लिगामेंट के बाहर या टेंडन के बाहर, देन दिस इज कॉल्ड एज द फ्रैक्चर ऑफ एवोल्यूशन फ्रैक्चर। हालांकि बहुत सारे टाइप्स हैं, इनमें से कोई भी आप 5 याद रखेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट। क्लियर है, हो सकता है आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड वे में ना हो, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स चलती हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा एक एक लाइन के फॉर्मेट पे इसको मार्क कर लें और कोई भी 5 लिखाएं अपने एग्जामिनेशन में, अगर वो 3 नंबर में कम से कम पूछा जाता है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इनका एक डायग्राम देख लें आप। ये मेनली हमारी शिन बोन है। शिन बोन पे जो फ्रैक्चर जनरेट होता है दिस इज कॉल्ड एज मेनली अ स्ट्रेस फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ ओवरयूज। ठीक है, हालांकि बोन टूटी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर है जो कि एक्सरे से समझ में आए। नेक्स्ट है शिन स्प्लिंट, जो हम लोग पहले पढ़े थे स्टार्टिंग में। शिन स्प्लिंट में जहां पर हमारी शिन बोन पर ओवरयूज की वजह से पेन फील होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ शिन स्प्लिंट एरिया। ये एरिया हमारा शिन का है। तो इसमें 2 तरीके के बताए थे, दैट इज मीडियल और लेटरल, यानी कि इनर शिन पर और बाहर की तरफ आउटर शिन पर। फिर हम लोगों ने पढ़ा दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर में ये अलग अलग फ्रैक्चर है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर सीधा सीधा है, ये है इनलाइन फ्रैक्चर, ये है ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये भी है ऑब्लिक डिस्प्लेस यानी कि टूटा और हड्डी अलग अलग हो गई। यहाँ है स्पाइरल फ्रैक्चर, ये देखो यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो बोन है वो घूमने के बाद टूटी है या टूट के ट्विस्ट हो गई है, इस तरीके से स्पाइरल फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हालांकि कंप्लीटली टूटती नहीं है, ना कोई प्रॉपर ब्रेक आता है, लेकिन बच्चों में ज्यादातर इसलिए होता है बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी सॉफ्ट बोन। तो जब उनकी बोन सॉफ्ट है
तो वो टूट नहीं रही है, लेकिन एक गीली लकड़ी की तरह वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है, और उसमें थोड़ा सा छोटा सा क्रैक आ गया। दैट क्रैक इज कॉल्ड एज अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कॉमन इन चिल्ड्रन। इस बात को ध्यान रखिएगा, दैट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज कॉमन इन चिल्ड्रन। फिर एक कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जो 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में ब्रेक हो जाए, 2 और मोर पीसेस, राइट। तो ऐसे फ्रैक्चर हमारे लिए क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, ये सारे आपके डायग्रामेटिकल हो गए। इनमें से आपको 1-2 डायग्राम बना दोगे तो भैया पूरे नंबर हैं। नेक्स्ट इंजरी पे आते हैं हम लोग, प्लांटर फैसाइटिस। आई होप कि अभी तक की जितनी भी इंजरीज बताई हैं थ्योरेटिकली और डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ रही होंगी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो मैं बार बार कहता हूँ दैट यू कैन मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स व्हाट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। हो सकता है मैं उसकी कोई एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ, या हो सकता है अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का होगा तो आई विल रिस्पॉन्ड इन द कमेंट। ठीक है, तो बी एक्टिव एंड बी रेगुलर टू अटेंड माई वीडियोज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर एरिया जो होता है वो हमारी हील का निचला हिस्सा होता है। कहाँ का, ये निचला हिस्सा। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया है हील से रिलेटेड टोज तक का, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लांटर एरिया। तो अब यहाँ पर फैसिका प्रेजेंट है। फैसिका दैट इज द वेब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज where the injury if happens then it is called as plantar fasciitis। जहाँ इंजरी होगी वो फैसाइटिस होगा। तो बर्साइटिस और फैसाइटिस दोनों इंजरीज का ही पार्ट है। तो अब अगर बर्सा में इंजरी है तो देन इट इज बर्साइटिस, फैसिका में इंजरी है देन इट इज फैसाइटिस। नाउ हियर प्लांटर फैसाइटिस क्या है, दैट इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन। मैंने बताया भी हील के एरिया में, ठीक। इट अकर्स व्हेन अ प्लांटर फैसिया अ थिक, ये जरूर मार्क कर ले, अब इसकी डेफिनेशन है, अ थिक वेब लाइक बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स योर हील बोन टू योर टोज। अब पर्टिकुलर एरिया जो मैंने मार्क किया था वो पार्ट है, यहां से लेकर के हील तक के जो एरिया है वो हमारा कौन सा है, प्लांटर एरिया। ठीक है, प्लांटर फैसिया। तो इन दैट केस यू विल फील द पेन ओवर देयर एंड it becomes what, irritated, inflamed और develop a micro tears, यानी कि छोटे छोटे से डैमेज हो सकते हैं आपके मसल टिश्यूज में। जब ये डैमेज होगा तो आपको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है, स्पोर्ट्स परफॉर्म करने में दिक्कत होगी, अलग अलग तरीके के शूज़ को वेयर करने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली दिन भर एक ही तरीके के शूज़ तो पहनते नहीं। कोई ऑक्यूपेशन में है तो उसका शूज़ अलग होगा, स्कूल जा रहा है उसका शूज़ अलग होगा, शाम को कोचिंग जा रहा है तो शूज़ अलग होगा, कभी पार्टी में निकल गए, दोस्तों के साथ निकल गए घूमने फिरने तो शूज़ अलग होंगे। तो डिफरेंट सरफेसेस पर चेंज होने पर भी प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है और पेन फील हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन स्पेशली बताइए, दैट इट फील्स, मोस्ट पीपल फील इट डायरेक्टली अंडर द heel, though it can sometimes radiate along the entire arc of the foot, यानी कि this is the entire arc। यहाँ पर दर्द हो, एज की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं कॉजेस बता रहा हूँ। आपकी एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, मीन्स ऑन अ डिफरेंट डेज यू आर परफॉर्मिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो एरोबिक डांस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में पुट अ प्रेशर ऑन योर heel। फुट मैकेनिक्स हैविंग अ फ्लैट फीट अगर है तो, आर्क नहीं है आपके फीट में यहाँ पर तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इवन एन एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न, अगर आपका वॉकिंग स्टाइल सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी। नेक्स्ट अजय भाई आगे बढ़ते हैं। द इंजरी इज दैट इज टर्म्ड एज स्प्रेन्ड एंकल। स्प्रेन, हालांकि ये पार्ट किसका है, स्प्रेन का पार्ट, ठीक है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेन एंड स्प्रेन। जब भी ST आएगा दैट इज रिलेट्स टू मसल और टेंडन, जब भी SP आएगा यानी कि स्प्रेन इट इज रिलेटेड टू द लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या है कि हमारी एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करने वाला वाइट फाइब्रस टिश्यू हमारा लिगामेंट कहलाता है, और ये हर जगह पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ये टेयर हो गया डिफरेंट ग्रेड से तो हमारी इंजरी,
रिवाइज हो गया भाई। अब आ जाए स्प्रेन्ड एंकल। नाम कहाँ के लिए लिखा है भाई? स्प्रेन्ड एंकल। तो जनरली आप में से जितने भी खिलाड़ी हैं, किसी भी खेल को खेलते हो, फिजिकल स्पोर्ट, तो हमें अगर फुटवर्क इम्प्रॉपर है, कोर्ट सरफेसेस इम्प्रॉपर हैं, टेक्निक नहीं है, शूज इम्प्रॉपर है, और अगर हमारी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम प्रॉपर लैंडिंग जंपिंग नहीं कर पा रहे, द एंकल में गेट ट्विस्टेड। नाम समझ में क्या आया? द ट्विस्टिंग ऑफ द एंकल में लीड टू द इंजरी ऑफ टेयरिंग और टॉर्न ऑफ अ लिगामेंट। तो जब ये लिगामेंट टूटा तो क्या इंजरी होगी बेटा? स्प्रेन्ड एंकल। ठीक है, लिगामेंट टूटा, एंकल मुड़ा, राइट? चाहे वो इन्वर्जन में हो, इवर्जन में हो, तो आपका एंकल ब्रेक होने पर लिगामेंट जनरली ब्रेक होता है। तो क्या है ये? When the ligament, the tough band of tissue that connect your bone and provide stability, are stretched beyond their limits or get torn. इसके भी ग्रेड हैं जो पहले पढ़े थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ये फर्स्ट पोर्शन में भी बताया था, वही सेम चीज यहाँ पर भी, बट आपकी मीनिंग जो है वो समझ लीजिए एंकल से रिलेटेड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से मार्क कर लें, नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना लें। व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ अंडरलाइन पार्ट्स, जितना मैं बता रहा हूँ भैया, गारंटी है 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है। और उसके अलावा लास्ट तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट पोर्शन पे, लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो बिल्कुल एग्जामिनेशन में आपके 90 to 95% क्वेश्चन पेपर में रखी होंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नहीं आया तो अनफॉलो कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बट जो बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना, मार्क कर लेना। नेक्स्ट आ गया भाई, दैट इज टेनिस एल्बो। खेल कौन सा खेलना है? सपोज रैकेट स्पोर्ट खेलना है कोई भी, जैसे कि लॉन टेनिस है, स्क्वैश है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। सपोज कर लेते हैं ये मेरा स्टाइलस क्या है? रैकेट है। अब आप जब रैकेट का मूवमेंट कर रहे हो और ओवर यूज कर रहे हो अपने रिस्ट को, हैंड को, एल्बो को और अपनी ह्यूमरस बोन, शोल्डर को, तो इनमें कहीं ना कहीं पक्का इंजरी होनी है। अगर आप प्रॉपर वे में खेल रहे हो और इंटरेस्टेड हो, एडिक्टेड हो अपने गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो जनरली इंजरी होनी पॉसिबल है। अगर नहीं हो रही है तो मतलब आपकी मेहनत नहीं है भाई। ठीक है, ये मत सोचना कि मुझे इंजरी नहीं है और हम अच्छा खेल रहे हैं तो हर जगह बेस्ट होंगे, नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं कई सारे ऐसे गेम जिनमें हैंड का यूजेज है, सिंगल हमारा, उसमें अगर हमारी एल्बो में इंजरी आती है स्पेसिफिकली, तो वो कहलाएगी कौन सी? टेनिस एल्बो इंजरी। क्या होता है इसमें? इट इज अ लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। कभी कभी हड्डी बढ़ जाती है, वरना जनरली जो आपका टेंडन है वो इंटरनली ब्रेक होने लगता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हड्डी है यहाँ पे हमारी जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट हमारा अपनी जगह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा, या जो इंटरनल हमारे मसल हैं, नर्व्स हैं, इसके साथ जो टेंडन है उसमें टेयरिंग होगी। तो इट इज अ पेनफुल कंडीशन कॉज्ड बाय ओवर यूजिंग, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जरूर लिखना, ओवर यूजिंग द टेंडेंस ऑफ योर फोरआर्म। डिस्पाइट इट्स नेम, मोस्ट पीपल गेट इट डोंट एक्चुअली प्ले टेनिस। इसकी वजह से टेनिस नहीं खेल पाएंगे, टेनिस गेम जितने भी होते हैं वो नहीं खेल पाएंगे। एंड इट इज अ कॉमन रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। स्ट्रेन क्यों नाम लिया? स्ट्रेन होता है मसल या टेंडन से रिलेटेड, तो ये हमारे लिए क्या है? टेनिस टेंडन से रिलेटेड, तो हमारे लिए स्ट्रेन्स का पार्ट है। दैट अफेक्ट्स एनीवन हु फ्रीक्वेंटली ग्रिप्स और ट्विस्ट देयर रिस्ट। ये तभी होगा जब आपका मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, हालांकि वॉलीबॉल में भी कुछ लोगों को हो सकता है। तो बात क्या मार्क करनी है? ओवर यूजिंग द टेंडन ऑफ योर फोरआर्म, और आप टेनिस गेम उससे नहीं खेल पाओगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में एमसीक्यू या एफआईबी के फॉर्म में पूछ सकता है, डिफाइन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, दैट इज टेनिस एल्बो। या टेनिस एल्बो ना पूछ करके आपसे इसी नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा थ्योरेटिकल 2 मार्क्स में, तो भी आपको यही लिखना है। कुछ कॉमन सिम्टम्स में आप हेडिंग भी लिख दोगे, शॉर्ट पॉइंट्स भी लिखोगे, डेफिनेशन के साथ तो पूरे नंबर है। जैसे कि पेन कहाँ है, सिम्टम्स कहाँ है? आउटसाइड एल्बो पेन, बाहर की तरफ, यानी कि ये अगर हमारी एल्बो है
तो इसके इस एरिया में लेटरल साइड, ठीक है, आउटर पार्ट। वीक ग्रिप स्ट्रेंथ, अगर पेन होगा तो आपकी ग्रिपिंग टाइट नहीं होगी और आप अपने शॉट्स परफेक्ट नहीं खेल पाओगे। फोर आर्म टेंडरनेस, पेन यहाँ पर भी होगा और ये पेन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रिस्ट तक आ सकता है कभी कभी, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। पेन रेडिएट्स डाउन द फोर आर्म। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने पर, क्योंकि आप जब सोते हो तो कभी कभी साइड वेज लेटरल वेज स्लीप करने पर आपका हाथ दब जाता है, उठते हो तो वो आपके एक्टिव नहीं है मसल टेंडन, और उठने पर आपका हाथ नहीं चलेगा, मूवमेंट नहीं होगा, स्लो होगा, और आप बार बार इस तरह से एक्सरसाइज करोगे कि भैया थोड़ा ये मूवमेंट में आ जाए, रिदम में आ जाए तो हम उठ करके अपना तैयारी करें आगे की, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर ये टेनिस गेम खेलने की वजह से ना हो तो कई और रीज़न भी हो सकते हैं जिसकी वजह से टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम आती है। मैनुअल लेबर में जो काम हाथ से करने वाले हैं, जैसे कि कारपेंटर, प्लम्बर, स्क्रू ड्राइवर, ये मेनली हाथ से काम करने वाले हैं। ऑफिस वर्क में अगर आप टाइपिंग ज़्यादा करते हो, कंप्यूटर यूज ज़्यादा करते हो, माउस यूज करते हो और आपकी टेबल थोड़ा ऊपर की तरफ है एंड यू आर यूजिंग योर हैंड फॉर टाइपिंग एंड यूजिंग द माउस, तो प्रॉब्लम आ सकती है। हॉबीज में अगर किसी की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की है, लाइक वायलिन, गिटार, उनको भी रेगुलर हैबिट ऑफ प्लेइंग गिटार की वजह से भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है। पियानो चल रहा है तो पियानो के लिए भी आपके फिंगर मूव करते हैं, रिस्ट है और रिस्ट का सपोर्ट हमारी फोर आर्म्स है, जिसमें हाथ हमेशा मेनली ऐसे रहता है पैरेलल टू योर वेस्ट और चेस्ट, ठीक है। तो दीज आर द मेनली प्रॉब्लम्स। मेजर आ गए स्पोर्ट्स में, तो जितने भी रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं मेनली जिनकी पुअर बैकहैंड टेक्निक्स होती है या फोरहैंड टेक्निक्स होती है, ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती, उनको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। और आज लास्टली इनको पिक्चराइजेशन के बेसिस पर समझते हैं, बहुत जल्दी से आ जाएगा। ये देखो आपका एरिया है, कौन सा है, दिस इज द एरिया ऑफ लेटरल साइड ऑफ योर एल्बो, राइट। तो जो लेटरल साइड ऑफ एल्बो है हमारा वो ये बाहर की तरफ है। तो पेन कहाँ हो रहा है, ये टेंडन में हो रहा है। इंजरी कहाँ है, टेंडन में। क्यों, क्योंकि ये हमारे पूरा फोरआर्म हमारे रिस्ट को अटैच कर रहा है और जनरल मूवमेंट हमारा इन दोनों बोन्स को अटैच करके होता है। तो दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डिलाइट, ठीक है। लेटरल मतलब इसको दिखाया हुआ है। कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, टेंडन अगर डैमेज होता है, टियर और टॉर्न होता है तो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए जो हम लोगों ने पढ़ा था प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर मतलब हील का निचला हिस्सा, मैंने बताया था वेब लाइक स्ट्रक्चर है। ये सब आपके क्या है, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल टिश्यूज। ये टिश्यूज अटैच हैं आपके बोन से, ठीक है। ये टेंडन से पूरी मसल से अटैच है और यहाँ पर जो इंजरी या क्रैक आ रहा है और पेन फील हो रहा है, दिस इज व्हाट, प्लांटर फैसाइटिस। तो अब यहाँ पर एरिया आपका इस लिगामेंट से जो अटैच होता है और उसके साथ जो मसल और टेंडन अटैच होती है, लास्टली हील के पास का जो एरिया पेन करेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्लांटर फैसाइटिस, ठीक है। फिर इसके बाद आए एंकल स्प्रेन। अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ रखा था पिछली वीडियो में, स्प्रेन दैट इज STL, लिगामेंट इंजरी। अब यहाँ पर जो हमारा एंकल के साइड पर जो लिगामेंट प्रेजेंट हैं, हालांकि बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, उनमें से हमारा जो लेटरल साइड पर, बाहरी साइड पर जो लिगामेंट है वो कैल्सिनस बोन से जुड़ा हुआ है। तो ये लिगामेंट जब टियर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, किसी भी ग्रेड का हो, ग्रेड 1, 2 और 3, तो इसमें छोटा सा डैमेज है, इसमें थोड़ा ज्यादा डैमेज है और इसमें देखो कंप्लीट डैमेज है, ठीक है। तो ये जो डैमेजेस हैं ऑन द लिगामेंट, दिस इज ऑन द एंकल एरिया, आउटर साइड स्पेशली होता है क्योंकि ट्विस्टिंग वहीं पर है। तो ये हमारे लिए कहलाएगा एंकल स्प्रेन इंजरी। बहुत इजी सी चीजें हैं, आपकी बुक में भी कहीं कहीं पर कुछ ऐसे डायग्राम दिए होंगे, अगर कुछ नहीं दिए तो आप इनके बेसिस पर इसको समझें। आई होप कि बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छी तरीके से देखें, ऑब्जर्व करें, एग्जामिनेशन से पहले बार बार रिवाइज करें, तो आपको बहुत जल्दी और इजीली अपने एग्जामिनेशंस में आप इसे राइट कर लो, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। सो now we will meet again in the next third part of this chapter, that is safety in sports. Till then, keep sharing my video,
कीप लविंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्पेशली, ताकि आप आगे की वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें और आसानी से समझ सकें. सो विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर, all becomes effortless. Till then, take care of you.